वॉक नहीं करते हैं और हार्मोन्स आर डिस्टर्ब हैं, पीसीओएस का मसला है या फिर गट के प्रॉब्लम, एक प्रैक्टिस बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना। स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है तब आपका पेट वाला वज़न बगैर ज़्यादा खाए बढ़ने लग जाता है। शीयर फैट होता है कि जब आप रिफाइंड कार्ब्स और उसके साथ साथ आप अपने हार्मोन्स को इरेगुलर कर रहे हैं। तो आपको पेशेंट डायग्नोज करना आ गया ना, आप समझें कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रीटमेंट करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? Okay, I hope so everyone is with good health. It's me, Dr. Varda Sikandar here, consultant nutritionist and dietitian, as well as CEO of Holistic Corporate Wellness Community Health Wellness Educator हूँ। इसमें बहुत सारे बच्चे मुझे देखे देखे भी जो है लग रहे हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर लाइफ, और एक ऐसा टॉपिक जिसकी हम सबको हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस भी है और जिसके बगैर हमारी लाइफ में हम कुछ भी नहीं कर सकते। एज यू ऑल नो दैट कि हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड विदाउट हेल्दी ईटिंग हम ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, और अगर हमारा हेल्दी वेट मेंटेन नहीं होगा तो आवर लाइफ इज़ यूजलेस। इज़ इट? आई रियली वॉन्ट आप लोगों की एनर्जी साथ साथ रहे, आप लोगों की क्यूरीज जो भी हों साथ साथ केटर हों, ताकि आप लोग मैक्सिमम जो है वो वेट लॉस स्ट्रेटजीज किस तरह हम अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर एडवांटेजेस की बात की जाए कि क्या एडवांटेजेस होते हैं जब हमारी बॉडी का एक हेल्दी वेट होता है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैटर करती है वो ये है कि हमारी जो बॉडी है उसकी जितनी कॉम्पोजिशन है वो डिवाइड की हुई है मुख्तलिफ मैक्रोज में। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद हैं, फैट्स भी मौजूद हैं। अब इन तीनों की अमाउंट जब रेगुलर होती है, नॉर्मल होती है, तो इंसान का जो वेट है वो नॉर्मल होता है और मेंटेन होता है। अब सबसे पहले अगर एक इंसान का वेट बढ़ता है तो जो मेजर इश्यूज है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे ब्रेन से। हमारे ब्रेन के अंदर कॉर्टिसोल लेवल यानी जो स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल है वो ब्रेन में बढ़ने लग जाता है। उसके बाद वो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे आने लग जाते हैं। जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे आने लग जाते हैं तो क्या होता है कि जितने हमारे विजरल फैट है, जब विजरल फैट ज़्यादा होता है तो हमारे वो ऑर्गन जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं और जो सबसे ज़्यादा अहम है, जिसमें शामिल हमारा जिगर, जिसमें शामिल हमारा दिल, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं, कोई ब्लड की कर रहा है, कोई इम्प्योरिटीज़ की कर रहा है, तो उन ऑर्गन्स के गिर्द एक फ़ैट की लेयर बननी शुरू कर देती होती है, जिसको आजकल हम मुख्तलिफ बीमारियों का नाम देते हैं। जी, एक बंदे को फैटी लिवर हो गया है, या फिर अगर हार्ट अटैक होता है या हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं तो क्या होता है कि वो पाइप या वो पंप जिसके अंदर से ब्लड पास होना होता है उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक हम कहते हैं प्लैक, चर्बी की एक गंदी किस्म जिसको हम कहते हैं प्लैक, वो इकट्ठे होने लग जाती है जिससे हमारा ब्लड पास आउट नहीं हो पाता और उसकी वजह से हार्ट अटैक का कॉजेज़ बनता है। उसके बाद एक तो आपको एज अ सोसाइटी मूव करना बहुत मुश्किल लगता है अगर आपका हेल्दी वेट नहीं होगा। तो आजकल जैसे हम डिफरेंट सोसाइटल प्रॉब्लम्स देखते हैं, बुलिंग का कॉन्सेप्ट है, या फिर हर जितने भी हमारी ऐसे एराज जिधर डिफरेंट मोस्टली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो यही होता है कि आपका हेल्दी वेट हो। आर्मी की बात की जाए, नेवी की बात की जाए तो उधर वो हमेशा यही कहते हैं जी आपका बीएमआई के मुताबिक वेट होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ओवरवेट होते हैं, सबसे बड़ा मसला जो आता है वो ये आता है कि आपके खुद के चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ओवरवेट होंगे तो ऑब्वियसली आपके जॉइंट्स के ऊपर आपका ज़्यादा वेट आएगा, जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा वेट आएगा, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जब फैट डिपॉजिट होता है हमारी ऑर्गन्स के अंदर तो फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाती है। आपको स्लीप के प्रॉब्लम्स होंगे, नींद ठीक नहीं आएगा, खाना प्रॉपर हज़म नहीं होगा,
जो खाना खाएंगे आप ये सोच के खाएंगे कि मेरा वेट ना बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता मेरा वेट बढ़ गया तो मैं क्या करूँगी। हर टाइम आप साइकोलॉजिकली अपसेट होते जाएंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी और इन सारी चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा जाने लग जाएंगे। और उसके साथ साथ जो मेजर चीज़ है, एवरी टाइम आपको फटीग फील होगी, हर टाइम आप थके रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से आपके जिस्म में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। और आपको पता है इफ़ यू डोंट हैव प्रॉपर एनर्जी तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इज इट? यस, बिल्कुल, हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते और लाइफ और हमारे सारे टास्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। तो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल हेल्थ और अपनी सोसाइटी के साथ चलने के लिए भी, और हमारी अपनी एक चीज़, हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, लॉन्गटिविटी ऑफ लाइफ। हमारी बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन हमारा एक इंसान है जो बहुत खा रहा है, गलत खा रहा है, बहुत ओवरवेट है, बीएमआई बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर ज़्यादा चांस है वो जितनी ज़िंदगी गुजारेगा वो बीमारियों के साथ गुजारेगा या उसकी अर्ली डेथ हो जाएगी। तो इसलिए बहुत अहम है कि हम अपने वेट को मेंटेन रखें, हम अपने वेट को हेल्दी रखें। ओके जी, नाउ द थिंग इज़ दैट कि हमारा वज़न बढ़ता ही क्यों है, कौन से ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा वेट अब नॉर्मेलिटी की तरफ जाता है, हम ओवरवेट होते हैं, हमारी बॉडी डी शेप होती है, हमारे ऑर्गन्स के गिर्द चर्बी इकट्ठी होने लग जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले कॉज की अगर हम बात की करें, एक कॉन्सेप्ट जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम समझते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे, हम खाली पेट रहेंगे, भूखे रहेंगे तो शायद हमारा वज़न कम हो जाएगा, जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। जब उससे क्या होगा कि आपके अंदर मैल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होगी, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, ताकत की कमी होगी, ग़िज़ाइयत में जब वो न्यूट्रिएंट्स नहीं कन्वर्ट हो रहे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है उसका वेट कम नहीं होगा, बल्कि कुछ उल्टे साइड इफ़ेक्ट्स आने लग जाएंगे। या फिर आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपका जिस्म फूलने लग जाएगा, इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स, आपके जिस्म के अंदर सोजिश और इस तरह वाले मसाइल होने लग जाएंगे। उसके साथ साथ और क्या होने लग जाएगा, ख़ास तौर पे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लग जाएगा, आपकी एनर्जी हर टाइम अफेक्ट होती रहेगी। तो इस वजह से एक प्रैक्टिस बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा खाना या बहुत कम खाना, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना खाना। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट चीज़ें मैटर करती हैं, आगे जब हम सॉल्यूशंस में आएंगे तो फर्दर देखेंगे कि हर किसी की फ़िज़िकल एक्टिविटी या वो कितनी उसकी एनर्जी यूटिलाइजेशन है, एनर्जी का कितना इस्तेमाल है, उस पर बहुत ज़्यादा वेरी करती है। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाता है दूसरा फैक्टर जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और मोस्टली आज जिस वजह से लोग ओवरवेट हो रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारा बहुत मुश्किल होता है, लाइफ बहुत हेक्टिक है जी, काम बहुत ज़्यादा है, हम लोग वॉक नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फूड स्टाइल हमारा फेवरेट वो है जो फूड ऑन बेड है, सुकून से हम बैठ के खाएं जिसमें हमें उठना ना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है कि जब हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होगा तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हम खाएंगे वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, अब्जॉर्ब नहीं होगा, न्यूट्रिएंट्स एमल्सिफाई नहीं होंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। उसके साथ साथ अगली जो फैक्टर आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिक रेट। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है जिस्म का, ये होता है हमारे खाने पीने के साथ, हमारे फिज़िकल एक्टिविटी के साथ और हमारे एज फैक्टर्स के साथ। अब यहाँ कुछ यंग लोग बैठे हैं, कुछ बड़ी एज के बैठे हैं, सब डिफरेंट एज ग्रुप से हैं, तो हर एज ग्रुप में हमारा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंस रिस्पॉन्ड करता है जब हम गलत खाते हैं या हम ओवरवेट हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अहम है कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर रखने के लिए हेल्दी खाएं और जितना रिक्वायर्ड है उतना खाएं। अगर हम खाना ओवर खाएंगे या अंडर खाएंगे तो ऑब्वियसली वो एनर्जी की यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारे अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। अच्छा जी, उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि एक जेन्युइन मसला है जिसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आजकल फैल रही है,
कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी हेल्थ की बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा, उसमें अगर सबसे पहली बात की जाए, अगर आपकी लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, लिपिड प्रोफाइल से मुराद कि आपकी बॉडी के अंदर अनहेल्दी फैट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, और अनसैचुरेटेड फैट जो कि हम कहते हैं HDL गुड फैट, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अब क्या होता है कि इस सूरत में क्या होता है कि हमारे अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया का एक मसला होने लग जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा अगर फीमेल्स में बात की जाए तो मोस्टली अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या फिर ऑब्वियसली आप वॉक नहीं करते हैं और हार्मोन्स आर डिस्टर्ब हैं, PCOS का मसला है, या फिर गट के प्रॉब्लम्स हैं, स्टमक के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपके स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस होती है, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऑब्वियसली आप जो खा रहे हैं वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग का वेट जो है वो ओवरवेट होने लग जाता है और इंक्रीज। उसके साथ साथ कुछ होते हैं हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स। मैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स को इस तरह कहती होती हूँ कि बाय चॉइस जो आप लोग चाहते हैं आप मोटे हों, ठीक है, आप बाय चॉइस ओबेसिटी अपने अंदर पालते हैं, उस वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स में सबसे पहला लाइफस्टाइल फैक्टर होता है कि जब आप ठीक सोते नहीं, रात को बहुत शदीद नींद आई हुई है लेकिन दिल कर रहा है थोड़ा सा सीरीज़ और देख लें, थोड़ा इंस्टाग्राम और स्क्रॉल कर लें, फेसबुक और स्क्रॉल कर लें, बहुत मज़ा आ रहा है, नींद की तो खैर है, नींद तो रोज़ आती है लेकिन फ़ोन चलाने का मौका रोज़ नहीं मिलता। तो जबकि सच्चाई होती है कि फ़ोन डेली पास होता है, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑब्वियसली आपको स्लीप हार्मोन्स रिलीज़ हुए हैं, हम लोग उन स्लीप हार्मोन्स को अपने स्ट्रेस हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं। हमें नींद आ रही है लेकिन हम डीठ बने हुए हैं कि हमें नींद नहीं आ रही। आप साइकोलॉजिकली अपने आप को जब हम, और ऊपर से साथ हम रेडिएशंस के एक्सपोजर में हैं, फोन्स के अंदर, अच्छा आपको पता है मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशंस, तो उससे क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। हमारी जो सोसाइटी आजकल ओबेसिटी रेट बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि जिन अक्सर लोग होते हैं बिल्कुल फिट है, मतलब माशाल्लाह नॉर्मल मसल, लेकिन सिर्फ पेट निकला हुआ है। मर्दों का विजरल फैट, एप्पल फैट, पेट बहुत ज़्यादा निकला है, ख़वातीन का पेट का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा निकला है। ये डाइट की वजह से नहीं होता, ये होता है जब आपके जिस्म के अंदर कॉर्टिसोल लेवल यानी स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है, या स्ट्रेस हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इस वजह से इट इज़ वेरी डेंजरस कि जब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन यानी स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है, तब आपका पेट वाला वज़न बगैर ज़्यादा खाए बढ़ने लग जाता है। अच्छा, तो इस वजह से एक ये फैक्टर होता है कि जब हम स्ट्रेस को ज़्यादा कर देते हैं, स्लीप कम लेते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है हमारा फैक्टर, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। उसके अलावा हम आजकल ओबेसिटी की रेशियो बहुत ज़्यादा इसलिए भी है, हम एक गलत प्रैक्टिस नहीं करते, 3 गलत प्रैक्टिसेस को एक साथ करते हैं। जंक खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं, वाइट फ्लोर है उसके अंदर, अनहेल्दी फैट है उसके अंदर, सॉसेस वगैरह, उसके साथ साथ कार्बोनेटेड ड्रिंक भी ज़रूर पियेंगे। हाँ, एक और प्रैक्टिस है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या करेंगे कि उसके बाद कुछ डिज़र्ट भी ऐसा खाएंगे जिसके अंदर 6-7 चम्मच चीनी की हैं। तो वो सारी चीज़ें आप ऐसे समझे क्लस्टर चीज़ों को आप इकट्ठा कर रहे हैं। तो यही वजह होती है जिसकी वजह से ना सिर्फ हमें मोटापा होता है, मोटापे के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि आपको साथ शुगर भी है, साथ आपका ब्लड प्रेशर भी हाई है, और साथ आप मोटे भी हैं। ये वजह होती है कि जब हम बहुत सारी अनहेल्दी प्रैक्टिसेस इकट्ठे करते हैं तो वो अल्टीमेटली एक क्लस्टर ऑफ डिजीज़, या जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ डिजीज़, क्योंकि इसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जड़ें बन रही हैं और वो सारी जड़ें बीमारियां हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं। अच्छा, आप लोगों ने ये तो कुछ कॉजेज़ मैंने आप लोगों को बताए, अब कुछ कॉजेज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोग क्या समझते हैं कौन से आजकल मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लोग मोटे हो रहे हैं? वॉक नहीं करते, खाना खाते हैं तो सो जाते हैं, खाना खाते हैं तो बैठते हैं, मतलब हमारा वॉकिंग वो नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर जो है इन्होंने मेंशन किया
कि एग्जैक्टली खाना खाया रात को और उसके बाद सो गए, वरना रात को अक्सर होता है ना स्नैकिंग, फेवरेट स्नैकिंग बेड पे ही बैठ के हो रही होती है, चाहे वो नट्स की सूरत में है, चाहे वो चिप्स की सूरत में है, वही हमने उसी टाइम खाया, उसी टाइम सो गए। इसके अलावा कौन सा फैक्टर लगता है? हाँ जी, पीछे से। मैम आई गेस कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो एक टाइम खाते हैं लेकिन तुम कर खाते हो, बाकी 2 टाइम खा के करते हैं, सो दैट्स मे बी आल्सो अ पार्ट ऑफ। बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जो एक टाइम खाते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं या उसको इतनी तेज़ी से खाते हैं कि वो अगले जो 2 टाइम फाके करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि वो मैल एब्जॉर्प्शन, कैलोरिक डेफिशिएंट या इन सारी चीज़ों की तरफ लेके जाता है। हाँ जी, बॉयज़ की तरफ से कोई? खाने के बाद पानी से। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप खाने के फ़ौरन बाद पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा ओबेसिटी का फैक्टर है। तो इसी तरह मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, और मैं कहती हूँ ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी आदत हैं, छोटी छोटी ऐसी आदत हैं जिनको हमें पता नहीं होता, फिर हम कहते हैं पता नहीं लगा कैसे बैठे बैठे मोटे हो गए या कैसे बैठे बैठे हमें इतनी ज़्यादा बीमारियां हो गई। जब बहुत अरसे तक हमारी इर्रेगुलर हैबिट्स चलती जाती हैं तो वो फिर कल को एक बीमारी की शक्ल इख्तियार करती हैं, और वो बीमारी जो है वो ऐसी होती है फिर जिसको ऑब्वियसली उसका हल, अब आजकल देखें आप लोगों का, अब लोग इतना ज़्यादा वेट बढ़ा लेते हैं कि वो सिर्फ डाइट से जाता ही नहीं, फिर मुख्तलिफ बेराटिक सर्जरीज़, फैट कैविटीज़, मतलब इस तरह के प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं कि फिर जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा बहुत उन प्रोसीजर्स के आगे से साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे उसकी वजह से स्किन लटक जाती है, इंसान के अंदर न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस वजह से ओबेसिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं यही चीज़ कहती हूँ कि ये चीज़ आपके अपने हाथ में है। अल्लाह ताला ने कुछ कंट्रोल इंसान को उसकी आदत पे दिया हुआ है, तो अपनी सेहत जो है, ये हमारी अच्छी आदतें अगर होंगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वो ओबेसिटी की तरफ नहीं जाएंगे और अपना लाइफस्टाइल नहीं ख़राब करेंगे। अच्छा जी, अब कुछ एक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि ओबेसिटी का कॉज बनते हैं, लेकिन अगर आपको उन फैक्टर्स का अपने अंदर पता है तो आप लोग एहतियात करें, हम प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अब एहतियात किस तरह हो सकती है और किस तरह आप अपने फैक्टर्स को जानते हुए, सबसे पहले जो फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि नो योर बॉडी, अपनी बॉडी को जानने। आप देखें आपकी बॉडी शेप क्या है, आपका बीएमआई क्या है, आपकी बॉडी के अंदर कोई इर्रेगुलरिटी बहुत अरसे से बार बार तो नहीं हो रही। अच्छा, अब एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट जो है वो हम हमेशा कहते हैं, हर इंसान की बॉडी शेप और बॉडी आपको बगैर टेस्ट किए हुए बता रही होती है कि आपके अंदर क्या मसला है, ठीक है। अब अगर आपके अंदर एप्पल फैट बहुत ज़्यादा है, मोस्टली मेल्स के अंदर एप्पल फैट ज़्यादा होता है। एप्पल फैट ये कि आपके जिस्म के दरमियाने हिस्से पे बहुत ज़्यादा फैट है। अब ये फैट होता है जब आपकी बॉडी के अंदर हाई कोलेस्ट्रोल होता है, जब आप बैड फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं। मर्दों में ख़ास तौर पे एप्पल फैट बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फीमेल्स के अंदर पियर फैट होता है कि जब आप रिफाइंड कार्ब्स और उसके साथ साथ आप अपने हार्मोन्स को इरेगुलर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पियर फैट बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके साथ साथ हर इंसान की जेनेटिकली एक बॉडी शेप बनाई हुई है, अल्लाह ताला ने जेनेटिकली एक बॉडी शेप बनाई हुई है, और उस बॉडी शेप की बेस के ऊपर हमारे अंदर फैट इकट्ठे होने का और वो वाली सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अच्छा, हमारे पास मेजरली 3 तरह की बॉडी शेप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहली बॉडी शेप जो है वो है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ बॉडी शेप होती है कि वो बॉडी जिसके अंदर मसल मास बिल्कुल नहीं और बोन डेंसिटी जो है वो भी बहुत कम है, और उसकी वजह से वो बिल्कुल लीन, हमेशा बिल्कुल उनकी नेचुरली, ये वो वाले लोग हैं जो हम कहते हैं जितना भी खा लें उनको नहीं लगता, या वो वाले लोग जो बहुत ज़्यादा भी खा लें लेकिन टेंडेंसी उतना फील नहीं होती, इनको हम कहते हैं एक्टोमॉर्फ बॉडी। उसके बाद दूसरी टाइप होती है मीज़ोमॉर्फ बॉडी। एम फॉर मीज़ो, एम फॉर मसल, ऐसी बॉडी जिसके अंदर
मसल मास नेचुरली ज़्यादा है, जैसे कि मेरी बॉडी है कि मसल नेचुरली ज़्यादा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी टोन्ड नज़र आती है। उसके बाद थर्ड टाइप है हमारे पास होती है एंडोमॉर्फ बॉडी। एंडोमॉर्फ बॉडी वो होती है जिसके अंदर मसल तो बहुत ज़्यादा कम होता है लेकिन बोन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो चौड़े नज़र आते हैं लेकिन वो होते हैं फिट हैं। ओके, लेट मी गेस कि किसकी कौन सी बॉडी टाइप है। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया मेरी तो मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप है। हम 2-3 लोगों की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें असेस करना आ जाए कि बॉडी। अच्छा, सबसे पहले आई रिक्वेस्ट ये पिंक दुपट्टे वाला बच्चा, ये 2 मिनट इधर आए। हाँ जी, आप लोगों को क्या लगता है इनकी बॉडी टाइप कौन सी है? मेसोमॉर्फ है, एंडोमॉर्फ है? एंडोमॉर्फ है, ठीक है, क्योंकि इनकी बोन डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक हो गया। अब आप लोगों को असेस हो गया कौन सी बॉडी टाइप है इनकी? एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप है। ओके, अब ये वाला बच्चा आप 1 मिनट आए ताकि आप लोगों को डिफरेंस जो है वो अच्छे से करना आ जाए। इनकी कौन सी बॉडी टाइप है आप लोगों के ख्याल से? गुड, एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप है। ठीक हो गया। और उसके बाद अब ये वाला बच्चा है, हाँ जी, इनकी कौन सी बॉडी टाइप है? मेसोमॉर्फ। देखिए, ही इज लीन, फिट है लेकिन मसल जो है वो बॉडी के ऊपर ज़्यादा है, तो दैट मीन इनकी मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप है। तो इसी तरह हमारी जो है वो, थैंक यू सो मच, और इट्स नॉट अबाउट जजिंग, इट्स अबाउट ताकि सारों को अच्छे से पता लग जाए कि उनकी बॉडी टाइप कौन सी है, या कल को आपको क्लाइंट्स को असेस करना बहुत आसान हो जाए कि उनकी बॉडी टाइप कौन सी है। अच्छा, अब ऑब्वियसली ये एक बॉडी टाइप होती है जिसके मुताबिक आपकी बॉडी के अंदर, अब मेसोमॉर्फ बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा टेंडेंसी होती है वज़न गेन होने की, तो इसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो मैं एंड पे कंप्लीट गाइड करूँगी किस तरह। और जो है हमारे पास एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप, इनकी बोन डेंसिटी अच्छी होती है, अगर ये ज़्यादा प्रोटीन लें तो मसल बेहतर हो जाएगा और फिट हो जाएंगे। एक्टोमॉर्फ वाले जो हैं प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तीनों को कॉम्बिनेशन में लेंगे तो ऑब्वियसली इनका वेट मेंटेन हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़, दोनों चीज़ों का मसला होता है। इट्स नॉट अबाउट कि आज हम ओबेसिटी पे बात कर रहे हैं, अगर आप ओवरवेट हैं ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप अंडर वेट हैं वो भी एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अहम है कि आप नॉर्मल वेट के साथ हों, आपका BMI जो है वो हेल्दी हो और नॉर्मल वेट के साथ हो। अच्छा, अब कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो कि हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता लग रहा होता है कि हम मोटे हो रहे हैं या हम ओवर वेट होने की साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ साइन एंड सिम्टम्स में किस तरह आप असेस कर सकते हैं? एक तो अगर आपकी बॉडी टाइप वैसी है, उस बॉडी टाइप के साथ अगर आपको साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपके अंदर ओबेसिटी हो सकती है या आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे होगे। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपने सबसे पहले हम असेस करते हैं, एक टूल आप सबको पता ही होगा। पहले तो मुझे बताएं यहाँ पे कितने लोग डाइट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से? ओके, ग्रेट। हाँ, होले होले उठा रहे हो, फील्ड नहीं पसंद। अच्छा, मतलब मेजॉरिटी जो है वो डाइट एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से हैं, तो दैट्स ग्रेट। आप लोगों को ऑब्वियसली आइडिया उस हवाले से ज़्यादा होगा। अच्छा, अब एक टूल जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, सबसे पहला BMI। BMI स्टैंड्स फॉर गुड, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI एक टूल है जिससे हमें पता लगता है कि हमारा जो वेट है वो कौन से लेवल पे फॉल करता है। अगर तो आपका BMI 18.5 से नीचे है, दैट मीन आप अंडर वेट है। अगर आपका BMI 24.9 से ऊपर है तो आप 24.9 से ऊपर है, ओवरवेट है। ठीक है, और अगर आप इनके दरमियान में है तो आप नॉर्मल वेट के साथ हैं। अच्छा, अब इसमें आगे हमारे पास सबसे पहले ओबेसिटी आती है, फिर उसके बाद ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2, और अगर आपका BMI 40 तक चला जाए तो आप ग्रेड 3 पे जो है वो फॉल करते हैं, जिसकी वजह से आगे आपको मुख्तलिफ बीमारियां, या मोस्टली जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के साथ आ रहे होते हैं वो डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज़ के साथ ही होते हैं।
तो एक तो सबसे पहला टूल आपके पास जब भी पेशेंट आए और आप असेस कर सकते हैं उसके बीएमआई के साथ, बीएमआई आपको बता देता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो हमारे पास होता है विजिबल फैट एक्यूमुलेशन। अच्छा, विजिबल फैट एक्यूमुलेशन होती है कि जो आपको बाय आई नज़र आ रहा है एक बंदा है कैसा है, क्लिनिक में एंटर हुआ है, इसका पेट निकला हुआ है, यानी एप्पल फैट जो है। अगर एक फीमेल है, लोअर वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसका मतलब है पियर फैट। ठीक है, एक बंदा है पूरा मोटा नज़र आ रहा है, ऑब्वियसली वो ओबेसिटी क्लास 1 या क्लास 2 पे फॉल कर रहा है। एक बंदा उसकी बॉडी बिल्कुल आपको डी शेप नज़र आ रही है, तो दैट मीन वो भी ओबेसिटी क्लास 1। और लेकिन अगर बॉडी डी शेप है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होगा कि उसको साथ हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। और अगर मेल है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि सिर्फ एप्पल फैट है तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा। तो इस वजह से उन लोगों से आप ज़रूर पूछें कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो फॉल कर रही होगी। उसके साथ तीसरा जो ओबेसिटी की तरफ जब आप उस स्टेज पे आ गए हैं, डिफ़िकल्टी इन फिज़िकल एक्टिविटी, वो लोग वॉक एक्सरसाइज करना तो चाह रहे होते हैं लेकिन हो नहीं रही हो, यानी इतना ज़्यादा ओवरवेट हो गए हैं जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, जॉइंट्स में दर्द होती है, जब वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ऐसा लगता है जैसे टांगों से जान निकल रही है। तो ये एक सबसे बड़ा कॉज है कि जब आप की बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेट होने लग गया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़, फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़ वो लोग जो कह रहे होते हैं कि हम ठीक ही नहीं होते, पता नहीं हम पे कोई जादू होया हुआ है कि हमारी एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी लग जाती है, तीसरी बीमारी, वो उसकी वजह ये नहीं होती कि हमारे अंदर कोई जादू हुआ है। वो ये चीज़ होती है कि ऑब्वियसली आप उस एक बीमारी को भी ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए तो उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट में दूसरी बीमारी हो गई, और फिर जब दूसरी बीमारी हुई उसे भी मेंटेन नहीं किया, ना डाइट ठीक की, ना लाइफस्टाइल ठीक किया, जो सप्लीमेंट रिक्वायर्ड थे एट दैट टाइम वो भी नहीं किया, तो उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे तीसरा मसला हो गया। फिर हम अक्सर ब्लेम कर रहे होते हैं शायद फलाने रिश्तेदार नहीं है, फलाना, ये एक बहुत, तो इस वजह से वो ये फ्रीक्वेंट जो हेल्थ इश्यूज़ आ रहे होते हैं ये मोस्टली ओबेसिटी के केसेस में आ रहे होते हैं। जब ऑब्वियसली अगर एक इंसान है वो ओवरवेट होगा तो उसके अंदर कॉर्टिसोल का लेवल भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होंगे। उसका अगर हम लिवर के ALP और ALT का टेस्ट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उसके अंदर फैटी लिवर होगा, उसके अंदर यूरिक एसिड होगा, उसको जॉइंट्स में पेन भी होती होगी, आयरन का जो है वो MCV कम हो सकता है, B6, B9, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स उसके ओबेसिटी की वजह से हैं, नॉट कि ये शायद बार बार। तो इस वजह से अगर फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज़ आपको हो रहे हैं तो फॉर श्योर आपके अंदर ओबेसिटी चल रही है। उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, हर टाइम लो फील करना, हर टाइम ऐसे फील करना कि मेरे से बुरी लाइफ किसी की नहीं है और बाकी सारों की लाइफ बहुत, हर टाइम डिप्रेसिव थॉट्स, सोसाइटी में बाहर निकलना। तो ऑब्वियसली जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट, अब हम न्यूट्रिशनिस्ट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी देते हैं कि मे बी ओबेसिटी इज़ रिलेटेड टू अ डिजीज़, तो इस वजह से डोंट बुली देम, या ये वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग भी कोशिश किया करें। डाइटिशियंस हैं तो हमसे बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता कि ओनली रॉन्ग ईटिंग इज़ नॉट द कॉज ऑफ ओवरवेट, अगर ऑब्वियसली समटाइम हेल्थ रिलेटेड कॉजेज़ की वजह से भी। बट एक चीज़ जिस पे हमने एम्फेसाइज करना है कि फ़िट रहना ज़रूरी है, हेल्दी रहना ज़रूरी है और डिज़ीज़ फ्री रहना ज़रूरी है और हेल्दी वेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब सबसे पहले हमारे पास एक पेशेंट आया ओबेसिटी का, या जो लोग ओवरवेट हैं, न्यूट्रिशन से नहीं भी ताल्लुक़, वो किस तरह अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं, या कौन से अंडरलाइन चीज़ें हैं जो उन लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए एक अपना वेट रिड्यूस करना है, या फिर जो है वो आप लोगों ने अपना वेट करना है, या अगर आप किसी का वेट एज अ डाइटिशियन रिड्यूस करा रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए आपने। सबसे पहली चीज़ आप BMI देखें। कई लोग बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं
ओवरवेट, और लेकिन वो ओवरवेट होते नहीं। जब आप उनका बीएमआई चेक करेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे, या वेट मशीन पे मे बी अगर मीज़ोमॉर्फ बॉडी है तो अक्सर क्लिनिक में हम लोग भी ये चीज़ देखते हैं कि हमें लग रहा होता है पेशेंट बहुत मोटा है, लेकिन जब आप उसे वेट स्केल, तो बगैर वेट स्केल पे खड़े किए हुए उसका बीएमआई निकाले बगैर आप लोग नहीं जाएं। बीएमआई निकालने का अगर आपको तरीका आता ही होगा, वेट ओवर हाइट स्केयर को डिवाइड करें, मैनुअल तरीका है, और उसके अलावा गूगल पे बीएमआई कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद वेस्ट सरगमफेरेंस आ जाती है हमारे अंदर। अगर एक मेल की वेस्ट 40 से ऊपर है और अगर एक फीमेल की वेस्ट 35 से ऊपर है तो दैट मीन वो ओबीस है। उसके बाद बॉडी फैट परसेंटेज होती है। बॉडी फैट परसेंटेज के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि किए जाते हैं। एक बॉडी फैट कंपोजिशन की मशीन होती है हमारे पास, मोस्टली जो हमने क्लिनिक्स पे रखी होती है, उससे पता लग जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्ब्स की कितनी रेशियो है, फैट की कितनी रेशियो है, विजरल फैट कितना है, और विजरल फैट होता है जो ऑर्गन्स के गिर्द फैट है वो कितना है, और दूसरा फैट आपकी बॉडी के अंदर कितना है। उसके साथ जो अगली चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल सिम्टम्स। हम डिफरेंट ब्लड टेस्ट में जो मेजर चीज़ आपको कराने की ज़रूरत है वो आप सबसे पहले हर ओबीस बंदे के अंदर सीबीसी और लिपिड प्रोफाइल ये लाजमी कराएं। और अगर आप वैसे भी जनरली मोटे हैं तो आप कोशिश करें लिपिड प्रोफाइल अपनी, और उससे आपको पता लग जाता है कि आपके अंदर अनहेल्दी फैट कितना है और हेल्दी फैट कितना है। उसके साथ अगर कि मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि आपने डिटरमाइन करने हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपनी, कि अगर एक फ़ीमेल है और वो मुख्तलिफ कंप्लेन कर रही है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इसका टेस्ट ज़रूर कराएं। उसके साथ साथ अगर एक मेल है और उसके अंदर आप उसका वेट बहुत ज़्यादा ओबीस है, ओबेसिटी क्लास 1 क्लास 2 में है, तो उसके अंदर आप लोगों ने एक तो ईएसआर का टेस्ट होता है जो कि डिफ़ाइन करता है इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स, कि हो सकता है उसकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से स्वेलिंग हो, वो हम कराएंगे। उसके साथ साथ ALP और ALT में भी वो फैटी लिवर की तरफ जा रहा हो जिसकी वजह से उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा हो। और उसके अलावा अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगी, खासतौर जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ता है हाइपर में, हाइपो में? हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट बढ़ता है, हाइपर थायरॉयडिज्म में वेट रिड्यूस होता है। तो इसके साथ साथ हम लोग ये उसके थायराइड लेवल की वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म में अगर सडन किसी बंदे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, आपने उसका 24 और डाइटरी रिकॉल लिया है और उसके बाद आपको पता चला है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो फिर मे बी हर फैक्टर को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अच्छा जी, ये हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स आ गया है। ओके, नाउ द थिंग विच मैटर्स द मोस्ट इज़ द ट्रीटमेंट। ठीक है, कि जो लोग मोटे हैं उन लोगों ने किस तरह अपने आप को अपना वेट रिड्यूस करना है, या हम लोग बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ सोसाइटी, जैसे ये एक अवेयरनेस वाली चीज़ है, आप दूसरों को भी ज़रूर बताएं, जो लोग ओवरवेट हैं उन्हें बताएं कि आपकी ओवरवेट होने की वजह से आपकी ये वाली लाइफ और आने वाली लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा इसकी वजह से ख़राब हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने वेट को मेंटेन करें, चाहे जो अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं, दोनों के लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताना चाहूँगी, कि ये वाले फैक्टर्स और ये डाइटरी फैक्टर्स आप लोग ज़रूर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बैलेंस ईटिंग एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। बच्चों, हमारे पास कितने फूड ग्रुप्स होते हैं मेजरली बैलेंस ईटिंग के अंदर, जो हम लोग कहते हैं 5 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, बैलेंस ईटिंग ये है कि आप मेक श्योर करें कि आप ये 5 फूड ग्रुप्स ले रहे हैं। कभी भी वेट लॉस करवाते हुए डोंट गो फॉर के एक फूड ग्रुप को एलिमिनेट कर लें,
एक कॉन्सेप्ट आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं जी, फैट डाइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, जिस सिर्फ आप कार्ब्स पे आ जाएं, सिर्फ आप प्रोटीन पे आ जाएं। कीटो डाइट है, जोन डाइट है, डिफरेंट डाइट्स, बहुत एग डाइट है, बनाना डाइट है। डोंट रिलाई ऑन वन फूड ग्रुप। आपके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। चाहे एक बंदा वज़न कम कर रहा है लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो उधर ही है ना, उस इंसान की लाइफ, ज़िंदगी, सब कुछ वहीं चल रहा है। तो इस वजह से डोंट एलिमिनेट एनी फूड ग्रुप, कोई फूड ग्रुप एलिमिनेट नहीं करना। बैलेंस ईटिंग को प्रमोट करें, लेकिन बैलेंस ईटिंग और राइट ईटिंग कॉन्सेप्ट उसको आपने बेहतर करना है ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कार्ब्स। अच्छा, मसला पता है क्या होता है, हमने वो फूड ग्रुप नहीं निकालना होता, बल्कि उस फूड ग्रुप के अंदर जो गलत चीज़ है या उस फूड ग्रुप की जो गलत टाइप है। अब ये जो 500 फूड ग्रुप्स हैं ना, इनमें वेट लॉस अगर आपने करना है तो इसके अंदर ही मौजूद इनकी गलत टाइप्स हैं। अब अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए, हमारे पास दो तरह की कार्ब्स होती हैं, एक होती हैं कॉम्प्लेक्स, दूसरी होती हैं रिफाइंड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन सी होती हैं? कौन सी? हाँ, मोस्टली जो कार्ब्स एनरिच विद फाइबर, ब्राउन कार्ब्स भी ने हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है होल व्हीट, ओट्स और सीरियल्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन अनदर हैंड हमारे पास आ जाती है जो कि रॉन्ग कार्ब्स, या जो हम कहते हैं बैड कार्ब्स हैं। ये कार्ब्स एक्चुअली हमने वेट लॉस के लिए कट करनी है, ना सिर्फ वेट लॉस के लिए, वेट मेंटेन करने के लिए भी। रिफाइंड कार्ब्स में हमारे पास वो कार्ब्स आ जाती हैं जो कि होती हैं वाइट कार्ब्स, वाइट ब्रेड, वाइट फ्लोर की रोटी, इसके अलावा वाइट सीरियल्स, वाइट फ्लोर से बनी कुकीज़, हर चीज़ जो सफ़ेद मैदे से बनी हुई है वो क्या है? रिफाइंड कार्ब्स है। तो आप लोगों ने जब ऑब्वियसली एक बंदा रिफाइंड कार्ब्स लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका रिफाइंड कार्ब्स की जब वो ले रहा होता है तो उसका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं होता। जब फाइबर नहीं मौजूद होगा तो अल्टीमेटली वो जो कार्ब्स खाता जाएगा वो इकट्ठी होती जाएंगी, कुछ डाइजेस्ट हो जाएंगी, कुछ वही रहेंगी, कुछ डिफरेंट इंसुलिन की रेजिस्टेंस करेंगी, पीसीओएस करा देंगी और डिफरेंट हेल्थ इश्यूज कॉज करेंगी। तो इसकी वजह से सबसे ज़रूरी है, चाहे पीसीओएस की फीमेल है, चाहे वैसे ओवरवेट है या फिर एक मेल है, कोई भी, तो उसमें रिफाइंड कार्ब्स बंद कर दें। और आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी आम रूटीन में रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल ना करें। जो रिफाइंड कार्ब्स हैं ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज कॉज करती हैं, जिसकी वजह से आपका वेट रिड्यूस। ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें कितनी लेनी चाहिए? 5 to 7 सर्विंग्स। अच्छा, अब जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है ना, अगर आप वेट लॉस वाले टाइम पे हैं, ठीक है, अक्सर डाइटिशियंस क्या करती हैं, रिफाइंड कार्ब्स दिन में 3 मरतबा दे दी, उसकी सर्विंग्स जो हैं वो आप लोगों ने कोशिश करनी है 5 to 11 के दरमियान एडजस्ट करनी है। अगर इसलिए सेफ साइड पे रहता है कि हम लोग 7 या 8 सर्विंग्स पे आ जाएं ताकि अच्छे से वेट रिड्यूस हो जाए। उसके बाद अगर तो वो साथ जिम भी कर रही है या जिम भी कर रहा है तो फिर अगर हम 11 सर्विंग्स भी दे रहे हैं तो दैट्स फाइन। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास प्रोटीन। हाँ, अक्सर वेट लॉस में कहते हैं हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन, हाई प्रोटीन। हाँ बिल्कुल, हमें एज़ कंपैरिजन फैट और एज़ कंपैरिजन कार्ब के हाई प्रोटीन का इस्तेमाल। अच्छा, प्रोटीन्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं? एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। वेट लॉस में कौन सी लेनी चाहिए? मोर प्लांट बेस्ड और लेस एनिमल, लेकिन एनिमल बंद नहीं करनी। ठीक है, अगर कोई बहुत ओबीस है और साथ उसको लिवर का भी प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का भी पेशेंट है, तो उसमें आप बीफ जो है वो बंद कर सकते हैं। बाकी आप लोग ऑब्वियसली उसके अंदर कार्ब्स, एनिमल कार्ब भी, जैसे उसमें ये हो सकता है कि जो एनिमल कार्ब है उसमें एनिमल प्रोटीन है उसमें वाइट जो हमारे पास मीट है जैसे फ़िश है और चिकन, ये लीन सोर्सेस ऑफ मीट है, तो इन दोनों का इस्तेमाल ज़्यादा हो सकता है। और साथ मैक्सिमम कोशिश करें
प्लांट बेस्ड, और अगर कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स ताकि डेफिशिएंसी ना हो तो वो शामी कबाब और इस तरह के फूड सोर्सेज जिसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ैट। फ़ैट कौन कौन से टाइप का होता है हमारे पास? गुड फैट कौन सा होता है? अनसेचुरेटेड, और बैड सैचुरेटेड। हम लोग क्या करेंगे वेट लॉस वाले टाइम के अंदर भी और आम जिंदगी में भी सैचुरेटेड फैट जो कि डीप फ्राइड फैट है, ठीक है, डीप फ्राइड फैट की सूरत में हो सकता है, या फिर ऐसा फैट अगर जो आप लोग नट्स भी बेशक ले रहे हो लेकिन बहुत सॉल्टेड और रोस्टेड नट्स हैं, या वो किसी ऐसी अनहेल्दी फैट के साथ इन्फ्यूज़ है। अगर अब हम कहें कि हम नट्स वाली कुकीज़ खा रहे हैं तो इज़ इट हेल्दी और अनहेल्दी? अनहेल्दी, क्योंकि आपने नट्स को भी उस चीज़ के साथ इन्फ्यूज़ कर दिया जो कि एक अनहेल्दी ऑप्शन है। तो इस वजह से ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, नट्स, सीड्स, और नट्स आप हमेशा अपने पेशेंट को बताएं नॉन सॉल्टेड और अनरोस्टेड नट्स का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अच्छा, एक पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेसिटी क्लास 2 क्लास 3 में फॉल करता है और साथ उसको शुगर भी है, तो उसके अंदर ऐसे फल जो कि हाई ग्लाइसेमिक है वो बंद कर दें। हाई ग्लाइसेमिक फल कौन से होते हैं? जिनके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा आता है। कौन कौन से हैं? मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। और अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो, बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं, लाइक अगर आपका BMI जो है वो 26 तक फॉल कर रहा है या आप बॉडी उस सूरत में आप ये वाले फल इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ओबेसिटी की किसी क्लास पे फॉल कर रहे हो तो कोशिश करें वेट रिडक्शन के टाइम पे जो हमारे पास लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। उसके साथ साथ हमारे पास आ जाती है डेयरी। डेयरी में 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास मिल्क वाली ऑप्शन होती है, और मिल्क में और कौन सी ऑप्शन होती है? योगर्ट, हाँ, पनीर है, चीज़ है। अच्छा, अब अक्सर पेशेंट्स आके कहते हैं वेट लॉस वाले टाइम में हम चीज़ तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कॉटेज चीज़ आप वज़न कम करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। चेडर और मोज़ेला जो है, क्योंकि जो कॉटेज चीज़ है वो प्रोटीन उसमें मैक्सिमम कंटेंट होता है, कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा लो फैट मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं आप अपने पेशेंट्स को जी कहो कि आपने फ़लाने ब्रांड का लो फैट मिल्क पीना है। आप बलाई को 2-3 दूध को उबाले दे के बलाई को अच्छी तरह हटा के, तो वो लो फैट मिल्क ही होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है उसको बलाई के बगैर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे पास एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स को ऐड ऑन ज़रूर रखना है। बस इनके पोर्शन साइजेस, एक बंदे की कितना फिज़िकल एक्टिविटी लेवल है, जो ऑन स्क्रीन रहता है, या मतलब ऐसे लोग जो ऑब्वियसली जॉब बेस हैं तो उनके अंदर स्टार्ची वेजिटेबल्स वो भी बंद करें। समटाइम गट का मसला अगर एक अच्छा, हमेशा ऑलवेज वर्क ऑन द कॉज। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वेट लॉस करने में हेल्प करती है, या आपका वेट जो आपका मोटापे का कॉज है ना सबसे बड़ा, उस पे काम करें। अब आपके वेट बढ़ने का कॉज क्या है, आप इस चीज़ को आराम से फिगर आउट करें। या फिर अगर आपका पेशेंट भी है उसकी बात और उसके सारे फैक्टर्स, जब आपको पेशेंट डायग्नोस करना आ गया ना, आप समझें कि बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए ट्रीटमेंट करना। और वैसे भी आम तौर पे भी, इसलिए गो फॉर अ कॉज। आप देखिए एक बंदा है उसकी स्टमक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो यानी हो सकता है उसकी वेट गेन होने की वजह उसकी स्टमक फिर खाता बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ओवरवेट है। ऑब्वियसली फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ है लेकिन कोशिश कर रहा है वेट कम नहीं हो रहा, कोशिश की है, डाइट कम की है, कोशिश की है, बैलेंस ईटिंग पे आए, कोई स्पेसिफिक डाइट ट्राई की है लेकिन फिर भी वेट रिड्यूस नहीं हुआ, तो फिर एक चीज़ हो सकती है कि उसके अंदर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें PCOS हो सकता है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, कोई भी बीमारी का कॉज हो सकता है। तो इसलिए फिगर आउट द कॉज, और जो जितने फैक्टर्स मैंने बताए उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए जो है वो आपने कोशिश करनी है स्टार्ट लें ताकि अच्छे से वेट रिड्यूस हो जाए।
अच्छा, अब एक चीज़ आपने हमेशा जब भी वेट लॉस का डाइट प्लान बताने से पहले एक चीज़ जो आप हमेशा अपने पेशेंट को भी बताएं और हमेशा इस चीज़ को माइंड में रखें, एक हेल्दी डाइट प्लान हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हम बीमार ना हो, डिज़ीज़ फ्री रहें, अगर हम चाहते हैं हमारा वेट मेंटेन रहे, अगर हम चाहते हैं हमारे एनर्जी लेवल अच्छे रहें, हमारा काम पे फोकस रहे, वर्क क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, तो सबसे ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा डाइट प्लान का होना। अच्छा डाइट प्लान किस तरह रोल प्ले करता है? जब आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा डाइट प्लान होता है ना, उससे आपकी फूड की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, फूड की क्वांटिटी बेहतर हो जाएगी, आपकी फूड की अब्जॉर्प्शन की टाइमिंग बेहतर हो जाएगी, आपकी स्टमक हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। वो किस तरह? ऑब्वियसली जब हमारा एक डाइट प्लान होता है तो हमें पता होता है कि हमने सुबह टाइम ये खाना है, दोपहर टाइम ये खाना है, शाम को, तो उसमें वो जब डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं हम फूड की क्वालिटी देखते हुए करते हैं ना, कि जी रोटी लेनी है। ये तो नहीं करते कि सुबह टाइम मैंने पास्ता खाना है, दोपहर को मैं लेज़ खाऊंगा, शाम को मैं ये खाऊँ। ऑब्वियसली हम लोग हेल्दी फैक्टर्स को देखते हुए डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं। तो एक तो आपकी फूड की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, उसके बाद अगला फैक्टर ये होगा कि फूड की क्वांटिटी अच्छी हो जाएगी। फूड की क्वांटिटी जो है, आपको पता होगा कि आपका पोर्शन साइज़ क्या है, आपने कितने पोर्शन लेना है। डाइट प्लान में हम लिखते हैं 1 कप दिस, 1 प्लेट दिस, तो आपकी स्टमक को भी आदत हो जाएगी उस हेल्दी क्वांटिटी की। तो एक तो क्वांटिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी। थर्ड ये फ़ायदा होगा कि ऑब्वियसली जब हम लोगों की ज़िंदगी में कोई डाइट प्लान नहीं होता ना, फिर पता क्या होता है, हम लोग खाना इसलिए नहीं खाते कि जी हम सिर्फ खाना इसलिए खाते हैं कि हमें भूख लगी होती है और हम उस भूख को श्योर करते हैं। तो फिर हमें जो चीज़ नज़र आए, जितनी नज़र आए, हम एक तो वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा में खा लेते हैं, और उसके बाद एक गलत चीज़ ये करते हैं कि क्वांटिटी के साथ गलत चीज़ जो भी हमें मिले। अब अगर मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया, मैं इधर से बाहर जाऊंगी, मैं देखूंगी बाहर कोई समोसे हैं, कोई भी स्नैक है, अनहेल्दी स्नैक, मैं वो खा लूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे माइंड में सिर्फ ये होगा आई हैव टू फुलफिल माई हंगर, नॉट कि मैं जो है वो कोशिश करूँ कि मैंने कोई हेल्दी हो। तो इस वजह से मेक श्योर करें कि अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी डाइट प्लान को ज़रूर ऐड करें, ताकि आपकी ज़िंदगी और आपके काम मामलात हर चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो जब भी आप वेट लॉस का डाइट प्लान बनाएं तो उसमें कोशिश ये करें कि जो स्टार्ट ऑफ द डे है उसमें आप कोई भी फाइबर का सोर्स ऐड करें। जब प्री ब्रेकफास्ट में आप फाइबर का सोर्स ऐड करेंगे, उससे एक चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर पेशेंट डायबिटिक भी है तो उसका शुगर लेवल नीचे आ जाएगा। और खाली पेट फाइबर लेंगे तो एक तो आपकी गट क्लीन हो जाएगी, दूसरा उसके साथ साथ ये होगा कि आप ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे। और जो अक्सर लोगों को ब्रेकफास्ट से पहले नौजिया या इस तरह के फैक्टर्स भी आ रहे होते हैं, जो ओबीस लोग होते हैं, या दिल ख़राब हो रहा है, खाने नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा खाने का एक बाइट लेंगे वॉमिट, तो फाइबर जो होती है उस चीज़ को रिड्यूस करती है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो खाली पेट आप चिया सीड वाटर ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा इसबगोल का छिलका आप ले सकते हैं, एक एप्पल खा सकते हैं, होल एप्पल खा सकते हैं। तो प्री ब्रेकफास्ट में आप कोई भी हाई फाइबर सोर्स ऐड कर दें। उसके बाद अगला आधे घंटे के बाद नाश्ता रखें। अच्छा, फाइबर जो होता है ना, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है हमारे पास कि एक तो आपकी गट बेहतर करेगा, आपका जो शुगर लेवल है उसको डाउन करेगा, उसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं खाते। तो आधे घंटे के बाद जब आप नाश्ता करेंगे, उस नाश्ते में पोर्शन कंट्रोल देखते हुए नाश्ता करें। नाश्ता जो है उसमें कोशिश करनी है कोई भी कॉम्प्लेक्स कार्ब की 1 से 2 सर्विंग, उसमें ब्राउन ब्रेड हो सकती है, मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो सकती है, या फिर जौ का दलिया हो सकता है, सीरियल हो सकता है। उसके साथ आप एक प्रोटीन की सर्विंग ले लें। प्रोटीन की सर्विंग में आप ये कर सकते हैं, आप एक अंडा ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं भरपूर सब्जियों के साथ, और एक चाय की चम्मच फैट आप वेट रिड्यूस में भी नाश्ते में ऐड कर सकते हो। बिल्कुल फैट फ्री, ऑयल फ्री, या एयर फ्राइंग कुकिंग, शैलो फ्राइंग कुकिंग, इसको आपकी बॉडी को जो है हेल्दी फैट 4% तक चाहिए। हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी साइड पे एक शील्ड बनी हुई है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड, वो हेल्दी फैट की बनी हुई है। फीमेल्स के अंदर जितने हेल्दी हार्मोन्स हैं
वो फैट के बने हुए हैं। तो इससे बिल्कुल फैट फ्री या बिल्कुल फैट बंद नहीं करना, कुछ हद तक हेल्दी फैट ज़रूरी है ताकि ऑब्वियसली जितनी प्रोटेक्टिव, हाँ बस वो फैट जो है वो अनसैचुरेटेड हो, नट्स की सूरत में हो, सीड्स की सूरत में हो, जैसे एग यॉक है उसके अंदर हेल्दी फैट मौजूद है। हाँ उसको जितना हीट अप करते हैं, अगर हेल्दी फैट भी है उसको हीट, चाहे ऑलिव ऑयल है, आपको पता है अगर आप उसे हीट करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी तरह उसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करें। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि नाश्ते में ये एक ऑप्शन हो सकती है, दोपहर में आप कार्ब्स की कोई सर्विंग ना दें, हाई प्रोटीन हाई फाइबर लंच दें। उसमें सैलड का बाउल हो सकता है, 2 मॉडरेट ग्लाइसेमिक फल हो सकते हैं, जैसे एनिमल और प्लांट बेस्ड प्रोटीन का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे 2 शामी कबाब हैं, साथ भरपूर सैलड ले लें। उसके साथ बीन्स हो सकते हैं, बीन्स बाउल हो सकता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद असर का वक्त, बिकॉज वी ऑल आर पंजाबीज एशियंस, उसमें मोस्टली प्रैक्टिस होती है कॉफ़ी चाय या फिर कावे की। तो उसमें क्या हो सकता है, कोई भी इन तीनों में से आप चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अगर चाय पीनी है उसमें जो है वो टी वाइटनर ऐड नहीं होना चाहिए, वो डाइजेशन को अफेक्ट करता है, तो टी वाइटनर वाली चाय अवॉइड की जाए। और अगर आपने कॉफ़ी पीनी है तो वो कोशिश करें कि आप उसके अंदर 1 या 2 ऑंस, जो आधा चाय का कप होता है उससे ज़्यादा दूध उसके अंदर ऐड ना हो, दूध लो फैट हो। और उसके साथ अगर आप कावा ले लें तो वो वेल एंड गुड है, होममेड कावा लें, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, जो जिंजर है, उससे क्या होता है कि डाइजेशन बेहतर होती है। बस इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं है, उसके अंदर चीनी ऐड नहीं करनी। अच्छा, अक्सर पेशेंट आपको कहेंगे शक्कर ऐड कर लें, गुड़ ऐड कर लें, कैलोरीज सब में सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जो चीनी है वो रिफाइंड है, वो आप ले रहे हैं तो वो आपको और नुकसान भी दे रही है, वो साथ शुगर भी दे रही है, वेट भी बढ़ रहा है, शुगर की ऑब्वियसली इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो रही है और मुख्तलिफ और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन जो गुड़ है और उसके अलावा हमारे पास शहद है, कैलोरी सेम है, लेकिन वेट अगर आप रिड्यूस करें तो ऑब्वियसली फिर उसमें वो चीज़ मैटर नहीं करती। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तो असर के वक्त अगर साथ भूख लगती है तो कोई भी ऐसा स्नैक जो कि हाई कार्ब ना हो, या फिर कोशिश करें जैसे भुने चने हैं, प्रोटीन का है, आप नट्स ले सकते हैं सीड्स के साथ, मिक्स सीड्स और नट्स, वो एक बाउल बना के खा सकते हैं। पॉपकॉर्न की ऑप्शन हो सकती है। उसके अलावा चिकन का एक कबाब हो सकता है बगैर फ्राई हुआ। अच्छा, कुकिंग मेथड्स जो है ना, ये भी अपने पेशेंट को हमेशा बताएं, या खुद भी इन प्रैक्टिसेस, कुकिंग मेथड्स भी हमारे मोटापे पे बहुत अफेक्ट करते हैं। अगर आप खाने को बहुत ज़्यादा पका रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होंगे, ऑब्वियसली मैल एब्जॉर्प्शन का इशू आएगा। खाने के अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाल रहे हैं, गट स्टमक के प्रॉब्लम्स आएंगे। खाने की वो वाली ऑप्शंस ले रहे हैं, ऑब्वियसली जिनको हीट कर रहे हैं और उनको खानों को हीट करने से नुकसान हो रहा है, तो ऑब्वियसली उन वो खाने भी नुकसान देंगे। तो उसके साथ रात का जो हमारे पास हो सकता है स्नैक, उसमें मेजरली डिनर में एक कोशिश करें अर्ली डिनर वाली हेल्दी को प्रमोट करें। साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सेफ और बेस्ट ऑप्शन है वेट रिडक्शन के लिए। आप सब ये वाली जो हेल्दी ऑप्शन है सब ले सकते हैं, 5 फूड ग्रुप्स एंजॉय कर सकते हैं। बस ये के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, उसमें अर्ली डिनर की तरफ आ जाएं, 7:30 बजे तक रात का खाना ले लें। उसके बाद अगर आपने दूध या लो फैट मिल्क, चाय, कावा, इस तरह की भी कोई चीज़ खानी है 8:30 बजे तक वो खा लें। बस रिफाइंड आटे से बनी रोटी नहीं खानी, सफ़ेद, उनको मल्टीग्रेन आटे की रोटी हो। अगर चावल खा रहे हैं तो 6 चम्मच तक चावल हो, पोर्शन कंट्रोल करें। साथ भरपूर सैलड, जो भी उनके घर सालन बना हुआ है वो सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि गट डिस्टर्ब ना हो, तो उसकी वजह से हाई स्टार्च या बीफ या फिर वो सालन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेल शामिल है वो इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये हो सकती है। और जैसे लेट नाइट मैंने बताया कि 8:30 बजे तक डिनर वाइंड अप, 7:30 तक डिनर वाइंड अप होगा, तो 8:30 तक आप एक ऐसा स्नैक जिसमें लो फैट दूध हो सकता है, कोई हर्बल टी हो सकती है, जिससे बाआसानी हम वेट लॉस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सैम्पल डाइट प्लान ऑप्शन थी, लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ आप हमेशा देखें, जैसे आपने बताया यहाँ मोस्टली लोग न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, आगे आप लोगों ने क्लिनिकल प्रैक्टिसेस वाली साइड पे भी जाना है,
ओबेसिटी में आपने जनरल ट्रीटमेंट यही होता है मोस्टली, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फैक्टर्स हमें अकॉर्डिंग टू द डिजीज़ भी ऐड करने पड़ते हैं। अगर एक बंदा शुगर पेशेंट है, एक बंदा फैटी लिवर के साथ है, एक बंदा किडनी प्रॉब्लम्स के साथ है, तो उनके अंदर जो है वो कुछ फैक्टर्स हमने चेंज करने हैं। उसके अलावा डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स एंड पेशेंट को भी चीज़ समझाएं, हमेशा खुद भी इस चीज़ शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। जी फलाना सप्लीमेंट आया है, 3 दिन में इतना वजन कम हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ओके 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 ठीक है, खाएं साथ सारा कुछ। आप जब तक ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन तीनों चीज़ों पे नहीं काम कर रहे, तो साथ आप बहुत सारे सप्लीमेंट इस्तेमाल करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। वो सप्लीमेंट शायद वेट भी कम कर दे, लेकिन वो सडन वेट लॉस कराएगा, जिसके बाद आप जब नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो वो वेट वहीं का वहीं आ जाएगा। तो इस वजह से अगर एक बंदा जिम करता है, मोस्टली जो लोग जिम करते हैं तो वो कहते हैं जी जिम कर रहे हैं तो साथ जितना मर्जी खाएं, कोई ऐसा मसला ही नहीं, और जो मर्जी खाएं, जो मर्जी खाएं और जितना मर्जी खाएं, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अफेक्ट करती हैं। हाँ शायद वज़न कम हो जाए लेकिन वो साथ आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ज़रूर कॉज करके जाएंगी। आपकी स्किन लटक जाएगी, या फिर आपके बाल गिर जाएंगे, या आपकी एनर्जी इफेक्ट हो जाएगी। उसके साथ वो लोग जिनको डबल बर्डन मैल न्यूट्रिशन है, डबल बर्डन मैल न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज़ होती है, बज़ाहिर वो लोग बहुत मोटे नज़र आ रहे होते हैं लेकिन अंदर ताकत या ग़िज़ाइयत फिर पूरी नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से जिस्म बहुत ज़्यादा फूल गया। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब वेट लॉस करें तो वेट लॉस के साथ मोस्टली जो डेफिशिएंसी हमारे अंदर आती है आयरन और बी कॉम्प्लेक्सेस, तो वो अपने वेट लॉस के डाइट प्लान के अंदर भी एक खजूर ऐड कर सकते हैं ताकि उनके अंदर ये डेफिशिएंसीज ना हो। प्रोटीन का इस्तेमाल वो रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा ज़्यादा रखें आम लोगों से, ताकि अंदर उनके डेफिशिएंसीज ना हो। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। बग़ैर फिज़िकल एक्टिविटी के, और अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने पेशेंट को खुद आपने वेट लॉस करना है, स्टार्ट विथ 15 मिनट्स, दैट्स ओके। सबसे पहले जो गेम होती है अपने अपनी ब्रेन की गेम खुद भी, और अगर आपने काउंसलिंग भी करनी है, आप बताएं। अच्छा, हमेशा आपने ना पेशेंट को सारी ये वाली बातें नहीं बताने की कि जी आप वज़न कम हो जाएगा, ये थोड़ा सी डार्क साइड भी दिखाएं। एक तरीके से देखें ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वज़न बढ़ने की वजह से, हार्ट का प्रॉब्लम भी। जब तक आप थोड़ी सी डार्क साइड नहीं दिखाएंगे ना, तो बंदा समझेगा शायद मोटापा कोई मसला ही नहीं, या मोटापा तो कोई ऐसा इशू नहीं। थोड़ी सी डार्क साइड दिखा के और उसके बाद आप उसको बताएं, लेकिन अभी आपके पास टाइम है, ड्यूरेशन है, स्लोली बहुत लोग वज़न कम करते हैं, तो आप भी कोशिश करेंगे तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो उससे ऑब्वियसली पेशेंट जल्दी कन्विंस भी होगा, और ग्रेजुअल वेट लॉस कोई मसला नहीं, 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, कुछ ऐसा नहीं होगा। आपके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं कि आपने 1 महीने में वज़न कम करना ही करना है, अनलेस अगर कोई बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें ग्रेजुअल वेट लॉस, सस्टेनेबल वेट लॉस होता है, जो आपका वज़न हमेशा रहता है। आप ऑब्वियसली आपके अंदर बहुत कम चांस होता है कि वो वेट दोबारा वापस आए, तो इस वजह से कोशिश करें सडन वेट लॉस की तरफ नहीं जाना। वो बहुत सारे उसके बाद वेट लॉस के साथ कुछ मैनेजमेंट होती है, वो ये होती है कि अगर आपकी स्किन ज़्यादा लटक रही है तो उसके साथ जैसे सिलिकॉन बेल्ट्स हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि बाद में ये ना हो ना कि आपका वेट तो निकल गया लेकिन मसल लटक गया। तो ये इस तरह के कुछ फैक्टर्स और मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस के हवाले से। उसके साथ साथ जो फूड्स आपको वेट लॉस में और वैसे भी आम ज़िंदगी में हम सबको हेल्दी और सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं कि आप लोग शुगरी फूड्स और बेवरेजेस को अपनी ज़िंदगी से कम कर दें, शुरू में कम करें और आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें। एकदम जब चीज़ हम छोड़ते हैं ना तो वो चेंज कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जो चेंज लेके आते हैं ना, जैसे आप बहुत वीक में 2 बार पीते हैं तो कोशिश करें 1 बार कर लें। दिन में डेली 1 गिलास पीते हैं तो उसको छोड़ दें, या चलो 1 से
सडन जो है वो चेंज बहुत मुश्किल होता है, उस पर कायम रहना। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता क्या करें कि छोड़ दें। सोडास, कैडलीज, पेस्ट्रीज़ हम सब की फेवरेट होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें छोड़ दें। रिफाइंड कार्ब्स हम कहते हैं हम खाते तो हैं लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर जान नहीं होती और फिर भी वज़न कम नहीं होता, तो ये उसकी बहुत बड़ी वजह रिफाइंड कार्ब्स हैं। बैठे बैठे शुगर हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब की बहुत बड़ा कॉज आजकल रिफाइंड कार्ब्स है, तो कोशिश करें कट कर दें। सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, सीरियल्स, शुगर ड्रिंक्स, इस वाइट कार्ब्स को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, उसको की जगह ब्राउन कार्ब्स हैं उस पे आ जाएं। डीप फ्राइड फूड जैसे होते हैं फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड चिकन, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। और जैसे ख़ास तौर पे बहुत सारे मोस्टली लोग जो फ्राइड मील्स लेते हैं ना, उनमें एक तो वाइट फ्लोर से कोटिंग हुई होती है, वो इतना क्रिस्पी, और साथ ऊपर फैट भी उतना, और साथ डीप फ्राइड भी है, तो आप देखें वो किस लेवल पे जाके आपको नुकसान पहुंचा रहा है। उसके साथ साथ हाई कैलोरिक स्नैक्स अक्सर पता नहीं लगता, बैठे बैठे पूरा चॉकलेट बार खा लिया, पूरा चिप्स का पैक खा लिया। हाँ, मंचिंग करें, स्नैकिंग करें, इंसान है, सबके साथ साथ है। आप हेल्दी मंचिंग कर लें, आप हेल्दी स्नैकिंग कर लें, आप कोई हेल्दी सैलड खा लें, आप अपने पास मिक्स सीड रख सकते हैं, चने रख सकते हैं, बहुत सारी हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद होती हैं। अच्छा, जो टेस्ट उससे आता है वो टेस्ट दूसरे से नहीं आता। अच्छा, एक चीज़ होती है ये ना थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट करने तो इसलिए जब हमें एक चीज़ की 15 साल आदत हुई हुई है ना, उस आदत को जब आपने बदलना है ना, तो सबसे पहले आप देखें कि ये चीज़ मेरे अंदर जाके क्या कर रही है। थोड़ा सा इस चीज़ को आपने सोचना है, फिर जब आपको आइडिया होगा अच्छा ये प्रॉब्लम ये मेरे अंदर कर रही है, फिर आपने सोचना है कि अगर मेरी हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। तो उसके बजाय अपने टेस्ट बड उस दूसरी चीज़ पे ऐड ऑन कर लें। हाँ, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि आप फ्लेवर ऐड कर लो, वो थोड़े अरसे के लिए फ्लेवर। खजूर खानी है, जैसे बच्चों के किड्स न्यूट्रिशन हम इन्हांस करते हैं, तो हम कहते हैं कोई हर्ट्स नहीं, ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दें आप बच्चे को कि इट्स चॉकलेट, इट्स टेस्ट इज़ जस्ट लाइक चॉकलेट, ठीक है। तो इस तरह आप फ्लेवर्स अपनी ज़िंदगी में थोड़े से ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि एक अनहेल्दी हैबिट है, अनहेल्दी है। जैसे आई शेयर माई ऑन थिंग, आई जस्ट लव नूडल्स। मुझे जब व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर 8-9th में थी, मुझे नूडल्स बहुत पसंद थे और एवरी नाइट मतलब नूडल्स के बगैर जो है। लेकिन अब जैसे फील्ड में आए, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट एज अ चूज़ किया, तो हाँ पता चला इसके अंदर मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ऐसी सारी चीज़ें जो ना सिर्फ वेट तो अफेक्ट करती हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं, कैंसर करने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट कर दें। आप लाइफ से फ़ौरन चेंज लाना है, उसकी जगह आप अल्टरनेट ऑप्शन अपनी कोई फेवरेट चीज़ बना लें। हाँ, ब्राउन राइस का कोई सोर्स हो सकता, बहुत सारी चीज़ों की नेमुल बदल हैं हमारे पास। और उसके बाद अक्सर ना मोस्टली बच्चे ये वाली चीज़ें खाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा आप लोग क्यों खाते हो, तो वो कहते हैं ये रेडी टू ईट है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, जस्ट ओपन द पैक। अल्लाह ताला ने हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रेडी टू ईट बनाई हुई हैं, हम वो देखते नहीं। अगर हम दूध की एग्जांपल लें, आपको दूध को क्या करना पड़ता है, अनलेस उबालना पड़ता है, उसके अलावा तो वो रेडी टू ईट है। जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे पास, उनमें हमें कुछ करना पड़ता है, दे ऑल आर रेडी टू ईट। हम नट्स हैं, उनमें कुछ करना पड़ता है, नहीं, दे ऑल आर रेडी टू ईट। सीड्स है, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस रेडी टू ईट मौजूद है, तो ऑलवेज गो फॉर हेल्दी रेडी टू ईट ऑप्शंस। तो इसलिए कोई बात नहीं, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। अगर शुरू में अनहेल्दी हैबिट्स सब में होती हैं, कई बार हमें अवेयरनेस नहीं होती, कई बार हमें पता नहीं होता ये बॉडी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस डाल रही है, तो दैट्स टोटली ओके, एक्सेप्ट दैट थिंग एंड स्लोली चेंज करना और सोल्यूशन पे काम करना ज़रूरी है। अगर एक चीज़ का हमें पता है हमें ये चीज़ नुकसान पहुंचा रही है, तो आप समझे ना आप अपने हाथ से पॉइजन अपने आप को खुद दे रहे हैं। और इफ़ यू आर नॉट सिंसियर विद योर ओन बॉडी, देन हाउ कैन यू सिंसियर विद योर वर्क एंड विद योर एवरीथिंग। तो इस वजह से बहुत अहम है कि आप सिंसियरिटी के साथ अपनी हेल्थ जो है उस पर ख़ास तौर पे काम करें। उसके साथ साथ बच्चों एक चीज़ बहुत अहम है वेट लॉस के फैक्टर से, बैलेंस ईटिंग के हवाले से, जो मैं लास्टली आप लोगों को कहना चाहूँगी वो ये कि कोशिश करें कि जो
चेंज है वो अपने से स्टार्ट करेंगे तो सोसाइटी में चेंज आएगा. बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट, आप जब खुद से चेंज या आइडियल मॉडल नहीं बनेंगे तो ऑब्वियसली नोबडी बिलीव्स ऑन यू या नोबडी. तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम टुडे, दैट्स ओके. बहुत टाइम है, शायद साल लग जाए, शायद 2 साल लग जाए, बीच में 3-4 बार फैक्टर आए कि आई गिव अप, मुझसे नहीं हो रहा. लेकिन देखो, आपको ज़िंदगी में कोई भी फैक्टर है, चाहे वो खाने वाला फैक्टर है, चाहे ज़िंदगी का फैक्टर है, आप एक चीज़ जो मैं हमेशा अपनी सक्सेस स्टोरी कहीं भी बताऊं तो मैं एक चीज़ हमेशा उसमें मेंशन करती हूँ, कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन. सक्सेस में सबसे बड़ा रोल आपकी ज़िंदगी का जो सक्सेस है, कोई भी काम है, चाहे वो खाने के मामला आता है, चाहे आपकी लाइफ की चीज़ें, जब आप कंसिस्टेंट नहीं है ना, एक रास्ता है, आपको पता है वो सामने मंजिल है, मैंने वहाँ तक पहुँचना है, मैं दरमियान में पहुँचूँ, मैं इस दरवाज़ा भी आएगा, ये भी दरवाज़ा आएगा, दिल करेगा यार छोड़ो वहाँ क्यों जाना है. अगर आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन नहीं ना, आप ठीक है, समटाइम्स डाउन, समटाइम आप, ये सारे डाउनफॉल्स आते हैं और ये आएंगे भी, आपको इस चीज़ के लिए रेडी भी होना चाहिए, लेकिन हमेशा कंसिस्टेंट रहें. आपको आपके गोल्स का पता हो, आपको आपकी विजन का पता हो. तो अगर वेट लॉस का टारगेट है, बैलेंस ईटिंग का टारगेट है, या लाइफ का कोई और टारगेट है, आपकी अचीवमेंट्स कुछ भी, उस पर कंसिस्टेंट रहें. कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑब्वियसली आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं. अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपना गोल अचीव कर लें. और हेल्दी ईटिंग ना सिर्फ आप देखिए, एक सवाल मैं आप सबसे करना चाहूँगी, फ्रॉम क्लास नर्सरी, कितना मुश्किल लगता है, सुबह सुबह बच्चे रो रहे होते हैं, अबू ईसा स्कूल जा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा. हमारा भी टाइम ऐसे ही होता था, लेकिन हम फ्रॉम क्लास नर्सरी बड़े होते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, उसमें मल्टीपल एफर्ट्स होती हैं, माँ बाप की एफर्ट्स होती हैं, फैमिली की बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं, आपके टीचर्स का रोल होता है, मेंटोर, उन सारी चीज़ों को हम लोग क्यों करते हैं. प्राइमरी गोल क्या है हमारी ज़िंदगी, हमारा सक्सेस. हाँ, प्राइमरी क्या गोल है? एक चीज़ जिसके बगैर हम नहीं रह सकते, खाए बगैर, है ना. अगर प्राइमरी रोल देखा जाए तो हम इंडिपेंडेंट इसी चीज़ को कहते हैं ना. आप सबसे पहले कहते हो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, यू आर एबल टू प्रोड्यूस वेल्थ. क्या आप वेल्थ, तो अगर उस बचपन के एफर्ट से आज तक की एफर्ट तक आप उस अपनी इतनी मेहनत से बनी वेल्थ को अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो आप समझते हैं उस वेल्थ का कोई फ़ायदा है? नो. और अगर आपकी हेल्थ नहीं होगी तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली आप ज़िंदगी में ना कुछ कर सकते हैं और आपकी चीज़ें. और पता है वेल्थ का ना बड़ा मज़ेदार सीन है. अगर आप वेल्थ खुद से अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे ना, अपने पैसे को, तो फिर आपको बीमारियां खुद पैसा निकालने पे मजबूर कर देंगी और आपको निकालना ही पड़ेगा. तो इसलिए आप चाहें, कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय करें, अपनी अच्छी सी लाइफ को सेट करें, गोल्स को सेट करें, उसके साथ साथ अच्छा खाना, हेल्दी रहना ये मत भूलें, और कोशिश करें हेल्दी रहें और हेल्दी लाइफ गुजारें. सो एक चीज़ जो मैं अपने हर सेशन के लास्ट में करती होती हूँ कि आप लोग, आपको ये हैबिट डेवलप रहे ताकि आप लोगों ने हेल्दी खाना है और हेल्दी रहना है. आई विल गोना से ईट हेल्दी और आप सब ने बोलना है लिव हेल्दी. ओके, हम 3 बार ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग के अंदर हेल्दी ईटिंग वाली हैबिट जो है वो रहे. वो स्मोक वाला इसके, हाँ ठीक. ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए. ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, ईट हेल्दी, लिव हेल्दी. इंशाल्लाह वी विल ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी. आप सब इंशाल्लाह फ्यूचर के सक्सेसफुल होने वाले लोग हैं और कोशिश करें कि बस आज से इंशाल्लाह अपने आप पे काम करें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें.